हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इससे पहले मैं PYQs कराई हूँ 4 ईयर का। अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें आपको क्लास के बाद PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप वहाँ पर प्रैक्टिस उससे कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपको इससे पैटर्न का पता चलेगा और साथ ही रिपीटेड क्वेश्चंस भी होते हैं 1-2 क्वेश्चन, तो वो आपका वहाँ पर कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा क्या है, यानी कि व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब आप क्या समझते हैं। एजुकेशन हम उसको बोलते हैं जो हमें बुक से मिलती है, या फिर एजुकेशन मतलब शिक्षा एक व्यवसाय है, क्या ये एक ऑक्यूपेशन है। शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है और शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है। तो आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करते हुए जाना है। आंसर इसका होगा और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को आपको चूज करना है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ऑप्शंस एक दूसरे से मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन उसमें डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन को सही से आपको रीड करना है। तो शिक्षा हम किसको बोलेंगे, शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव है, यानी कि ये हमारे लिए नॉलेज है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस है, उसी को हम एजुकेशन यहाँ पर बोलेंगे। ये जो ऑप्शन है ये हमारा राइट होगा, है ना। और शिक्षा ही है जो दुनिया को समझने में हमारी मदद करती है और साथ ही साथ बेहतर जीवन जीने के लिए भी ये हमें हेल्प करती है। क्या, तो शिक्षा। और शिक्षा के माध्यम से अंधविश्वास की भी कमी होती है ना। एजुकेटेड पर्सन उतना झाड़ फूंक में, जादू टोना और काला जादू में विश्वास नहीं करते हैं। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, शिक्षा के द्वारा ही। लोग शिक्षित हो रहे हैं तो उनकी सोच में भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये काम करती है शिक्षा। ठीक है, और भी आगे क्वेश्चन आएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। और शिक्षा ऐसी चीज़ है केवल हमें शिक्षकों से ही नहीं मिलती है, हमें अपने माता पिता से मिलती है। स्कूल में ही नहीं मिलती है, स्कूल में भी मिलती है, साथ ही साथ आस पड़ोस में अपने फैमिली मेम्बर्स से। हम कहीं भी जाते हैं, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो वही क्या हुआ, वो ज्ञान हुआ हमें, है ना। और कुछ हमें नया एक्सपीरियंस होता है, तो उसी को हम यहाँ पर शिक्षा कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब कि बाल केंद्रीय शिक्षा से अभिप्राय क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड जो यहाँ पर एजुकेशन है, CCE, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, इससे आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, शिक्षक को बालक के स्तर आना होगा, ज्ञान को लघु पदों में बांटकर, जो नॉलेज है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, जिसे बालक सरलता से सीख सकता है। पाठ के कठिन बिंदुओं को हटा करके, जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स होते हैं उसको हटा के, या फिर अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेगा तथा सीखने की परिस्थितियाँ यहाँ पर उत्पन्न करना। राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो बाल केंद्रित शिक्षा में हम बालकों की यहाँ पर रुचि को देखते हैं, है ना। साथ ही साथ उनकी योग्यता को देखते हैं और उनकी क्षमता को देखते हैं। तो हम इसमें बालक को क्या ज़रूरत है उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान देते हैं। हर बच्चा सेम नहीं होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस हम सभी जानते हैं। हर एक बच्चे की अलग रुचि होती है, योग्यता होती है, क्षमता होती है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब कि शिक्षक को बालक के स्तर तक आना होगा। आप यहाँ पर 1-2 क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप मतलब हार्ड वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे, फिर वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे जो बच्चे पहले से थोड़ा बहुत जानते हों, उनका एग्जाम्पल दे करके हम बताएंगे, तो बच्चे जल्दी उसको रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए सभी टीचर्स को, जितने भी टीचर्स हैं, सबको बालक के स्तर तक आना होगा। बच्चा का लेवल क्या है उसको देख करके पढ़ाना होगा, ना कि आपका लेवल क्या है उसको देख के आप पढ़ाएंगे। ठीक है, बालक का लेवल को आपको देखना होगा और यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना होगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, यानी कि एक जो टीचर है वो किस तरह के विद्यार्थियों को उनको पढ़ाना चाहिए।
प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि के हों, सामान्य हो या फिर सभी प्रकार के हों। आप एक टीचर है, क्लासरूम में जा रहे हैं तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पता होगा, जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी होंगे और दिव्यांग बच्चे भी होंगे, मंदबुद्धि बच्चे भी होंगे। तो सभी प्रकार के बच्चे आपको क्लासरूम में देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जो तेज़ बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, उसको ही आप पढ़ा रहे, नहीं। आपको सभी प्रकार के बच्चों को लेकर के, देख करके उनके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? सभी प्रकार के बच्चे को पढ़ाना चाहिए। पार्शियलिटी या बायसनेस नहीं होना चाहिए एक टीचर के अंदर में, है ना। टीचर के क्वालिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये भी एक क्वालिटी देखने को मिलेगा कि पक्षपात नहीं होना चाहिए। किसी भी एक दो बच्चे के प्रति आपका स्नेह प्रेम रहेगा, दूसरे बच्चों के प्रति आप उनको डांट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा के लिए उपयुक्त है। शिक्षा के लिए क्या उपयुक्त है? वर्तमान शिक्षा पद्धति उपयुक्त है, सपुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर पद्धति और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति। तो अभी का आप अगर देखेंगे कि अभी जो है ना सेमेस्टर पद्धति चल रहा है, इससे क्या होता है कि 1 ईयर में आपका यहाँ पर 2 सेमेस्टर हो जाता है। 1 सेम एक होता है, 2 सेम। इससे बच्चे का ना हर 6 मंथ में हम लोग यहाँ पर असेसमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए सेमेस्टर पद्धति, सेमेस्टर सिस्टम जो है अभी के लिए अच्छा है और शिक्षा के लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर हम बस पढ़ा रहे हैं, बीच में उनका मूल्यांकन या फिर आकलन करेंगे ही नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चा क्या सीखा है या फिर कितना सीख पाया है। इसीलिए साल में 2 बार और FA1 FA2 इस तरह से हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं ना स्कूल में, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेमेस्टर पद्धति राइट आंसर। और बच्चे का लेवल को जानने के लिए हम लोगों को बीच बीच में उनका असेसमेंट करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या है? जो अभी मॉडर्न एजुकेशन है उसका रियल एम या फिर रियल गोल क्या हो सकता है? बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना है या फिर उपाधियों का संकलन, जीवन यापन का प्रशिक्षण, पूर्वगामी महापुरुषों का अनुगमन। तो आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में बाइलिंगुअल क्वेश्चन होंगे, तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। हिंदी वाले आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य जो है ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट, बालक में उत्तम आदतों या फिर उत्तम चरित्र का निर्माण करना है, ठीक है। मतलब हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को यहाँ पर विकसित करना चाहिए जो बच्चों को रटने पर नहीं, रटने के बजाय सीखने और समझने पर यहाँ पर फोकस करे, है ना। रटंत विद्या पर हमें फोकस नहीं करना है, उनको समझने पर फोकस करना है। ये हो गया, और बच्चा सीख पाए इस पर हम ध्यान देंगे। तो बालक का उत्तम आदत का निर्माण करना। और शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा की बात हुई है, तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है। और शिक्षा के द्वारा ही हम शिक्षा ही जो है हमें बेहतर इंसान बनाने में मदद करती है, और शिक्षा से हम समाज का भी विकास करते हैं। देखिए, लोग शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिक है कि समाज भी हमारा विकास होगा, समाज में, है ना, समाज का विकास होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है। 6 का हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है चारित्रिक योग्यता है और मानवीयता है, आत्मानुभूति है। 1 मिनट, शिक्षा के सप्त सूत्रों में केंद्रीभूत गुण माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चारित्रिक गुण होगा। शिक्षा का एक उद्देश्य है, शिक्षा के वैसे बहुत सारे उद्देश्य हैं जो आप अपने से भी बता सकते हैं यहाँ पर। तो एक उद्देश्य है कि बच्चे में अच्छे चरित्र का गुण जो है विकसित करना है। अच्छा चरित्र मतलब क्या है? उसमें मानवीयता, ह्यूमैनिटीज़ होता है, आत्मानुभूति होती है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं चारित्रिक योग्यता। और इसमें बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना, तो वही चीज़ हो गया, बस यहाँ पर वर्ड्स जो शब्द हैं उसको अलग अलग यूज़ किया गया है। और हाँ, बालक का उत्तम आदतों का निर्माण करना, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया। तो खोज पद्धति यानी कि
डिस्कवरी मेथड का यहाँ पर आविष्कार किया गया था। किसके लिए? प्राथमिक स्तर के लिए मतलब प्राइमरी लेवल पर, हाई स्कूल पर और विश्वविद्यालय जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर। किसके लिए यहाँ पर डिस्कवरी मेथड का आविष्कार किया गया था? तो सभी स्तरों के लिए। यहाँ भी बच्चों को खोज करके सीखने के लिए हम प्रेरित करते हैं, हाई स्कूल में भी और विश्वविद्यालय स्तर में तो होता ही है, जिसमें अनुसंधान यानी कि रिसर्च के लिए रिसर्च को अपनाया जाता है सीखने के लिए। जैसे पीएचडी वगैरह करेंगे और भी कोर्स करेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों मतलब इन लेवल पर हम लोग डिस्कवरी मेथड का यूज़ करते हैं। और इसके लिए ही इसका मतलब ये जो मेथड है डिस्कवरी मेथड का आविष्कार किया गया था। हर लेवल के लिए ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है। टीचर का क्या काम है? छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों का मार्गदर्शन संबंधी प्रबंध करना, छात्रों की उचित देखभाल करना या फिर छात्रों का उपचार करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, आपको थोड़ा सा मतलब मिलता जुलता ही यहाँ पर लग रहा होगा। तो शिक्षक का विद्यालय में, स्कूल में क्या काम है? ठीक है, तो 8 का हमारा राइट आंसर होगा जो कि छात्रों का मार्गदर्शन करना। और जो टीचिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प करेंगे टीचर, है ना। साथ ही साथ जो सोशल, इमोशनल, पर्सनल डेवलपमेंट होने में भी टीचर साथ देता है और ये सही रास्ता दिखाता है, पाथ यानी कि सही डायरेक्शन दिखाता है। और जो बच्चों की प्रतिभाएं होती हैं, बच्चा किस में रुचि ले रहा है, किस में इंटरेस्टेड है, उसकी पहचान करते हैं शिक्षक। और साथ ही उसके गोल को पाने के लिए टीचर क्या करते हैं? बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो ये उनका मेन काम होना चाहिए स्कूल में। और टीचर ही है जो कि फैसिलिटेटर का काम करता है, सुलभकर्ता का काम करता है। ठीक है, और टीचर शुड बी अ फैसिलिटेटर फॉर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण का पुनर्बलन सिद्धांत दिया? पुनर्बलन को यहाँ पर रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, आप लोग सुने भी होंगे। रीइंफोर्समेंट थियरी जो है ये किसने दी थी? तो व्यवहारवादी बिहेवियरिज्म होता है। तो वो कौन से व्यवहारवादी हैं जिन्होंने टीचिंग में रीइंफोर्समेंट थियरी को दिया था? बीएफ स्किनर है, सोरेनसन है, चाइल्ड और सुरेश भटनागर। आंसर हमारा इसका होगा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है बीएफ स्किनर जो है, इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। और यही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने रीइंफोर्समेंट थ्योरी दिया था। और चूहे पर प्रयोग इन्होंने 1938 को किया था। और उस थ्योरी का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जिसको बोला जाता है। पूछेगा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? बीएफ स्किनर ने 1938 को। और ये एक जो बीएफ स्किनर है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इसके अलावा ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इतना आपको याद रखना है, जब आप बीएड करेंगे तब आपको और भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कैसे इन्होंने काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना और ये सभी। तो ये तीनों ही जो हैं किससे शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में भी इसको पूछा गया है, कोई एक ईयर में, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है लेकिन इससे क्वेश्चन रहता ही है। तो किंडरगार्टन पद्धति जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि किंडरगार्टन जो पद्धति है इसके जनक कौन है? टीपी नन, स्पेंसर, फ्रोबेल और मॉन्टेसरी। आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी जो कि ये फ्रोबेल को किंडरगार्टन जो मेथड है, पद्धति है, इनके जनक माना जाता है इनको। और किंडरगार्टन एक ये जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है यहाँ पर बच्चों का बगीचा। जर्मन वर्ड है ये, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर बच्चों का बगीचा होता है ना, तभी तो ये। और यूकेजी, एलकेजी हम लोग सुनते हैं,
तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट आया था। और जैसे कि अभी आंगनवाड़ी हो गया या फिर बाल वाटिका हो गया, तो किंडरगार्टन ये बच्चों के लिए है, जो कि फ्रोबेल इनके जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य कैसे बढ़ावा देता है? तो यहाँ पर प्रतियोगिता की भावना या सहयोग की भावना, प्रतिद्वंदिता की भावना और तटस्थता की भावना। आंसर क्या होगा यहाँ पर 12 का ऑप्शन जो बी है ये होगा। एक अच्छा शिक्षक है तो वो छात्रों के बीच में सहयोग की भावना को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। और छात्र जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे की मदद के लिए प्रेरित भी करते हैं। कौन? शिक्षक ही करते हैं। और इसी को सहयोग की भावना, कोलैबोरेशन लर्निंग भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षक की क्या भूमिका है? रोल ऑफ अ टीचर आपको यहाँ पर बताना है। तो सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों को गणित, विज्ञान और भाषा सिखाने की, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देने की और बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो मॉडर्न टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर का जो रोल होता है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, यानी कि एक फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, है ना। सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और सीखने के लिए वातावरण क्रिएट करना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चे वहाँ पर स्वतंत्र रूप से सीख सके। अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने अंदर जो कैपेसिटी बिल्डअप करना चाहिए, मतलब बच्चे कर सके, इस तरह का वातावरण वहाँ पर हमें क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर कि क्या बोला गया है। जिस प्रक्रिया में, वो कौन सी प्रक्रिया है? व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। वो खुद से वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, डायरेक्ट नहीं कर रहा, वो किसी और को देख करके सीख रहा है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव, यानी कि वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं ले रहा, बस दूसरों को देख करके सीख रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे? सामाजिक अधिगम कहेंगे, अनुबंधन कहेंगे, प्रायोगिक अधिगम कहेंगे, आकस्मिक अधिगम। ऑप्शन डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक अधिगम कहेंगे, है ना। सामाजिक अधिगम मतलब क्या हो रहा है कि बच्चा या फिर व्यक्ति समाज से दूसरों को देख करके सीख रहा है, यानी कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देख करके सीखता है। डायरेक्ट वो एक्सपीरियंस गेन नहीं कर रहा है, बस देख रहा है, सीख रहा है। जैसे छोटे बच्चे दूसरों को देखते हैं, सीखते हैं, ठीक उसी तरह से। नेक्स्ट है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था देश का विकास करना। किसका विकास करना? अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको सारा चीज़ बता दी हूँ। तो ये क्या था? व्यावसायिक स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल या फिर पब्लिक स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल। तो फ्रोबेल का नाम जब भी आए किंडरगार्टन होगा। किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है और किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। और यहाँ पर और एक चीज़ मुझे याद आ रहा है कि 1837 में पहला किंडरगार्टन खोला गया था, ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो प्रभावशाली इफेक्टिव टीचर होने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना नहीं, आपको यहाँ पर एम्फसाइज नहीं करना है, बच्चों को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, रियल लाइफ पर हमें फोकस करना है। तो ऑप्शन ए ऐसे ही नहीं होगा। समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस है तो हम इस पर ध्यान देते हैं। अगला हमारा ऑप्शन पढ़ते हैं, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना चाहिए, नेगेटिव वर्ड इसको हटाते हैं, और प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए। बी और डी में हमारा अच्छा ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए ताकि उनका जो डिफरेंसेस है उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता लग सके, है ना। इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत रूप से कांटेक्ट में रहना चाहिए, जिससे उनकी नीड, इंटरेस्ट, कैपेसिटी और स्किल्स के बारे में पता लग सके और वो उनके नीड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन दे सके। तो यही एक इफ़ेक्टिव टीचर का फीचर भी होना चाहिए और इफ़ेक्टिव टीचर होने के लिए ये इम्पोर्टेंस है।
नेक्स्ट है अध्यापक के रूप में अपनी प्राथमिकता क्या होगी। आप टीचर हैं, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। समय की पाबंदी, व्यवसाय के प्रति बद्धता व निष्ठा और थोड़े समय में धनोपार्जन, विद्यार्थियों को खुश करना। थोड़े समय में पैसे कमाना ये नहीं होगा, नेगेटिव चीज़ों को आपको एलिमिनेट करते हुए चलना है। विद्यार्थियों को खुश करना, आप खुश करने के लिए नहीं। व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता व निष्ठा, समय की पाबंदी। देखो समय की पाबंदी होना चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन बी हमारा ज़्यादा यहाँ पर सुइटेबल आंसर हो रहा है। तो अपने प्रोफेशन के प्रति हमारी पैशन होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को छात्रों के कल्याण हेतु क्या करना चाहिए। स्टूडेंट्स का वेलफेयर के लिए एज अ टीचर आपको क्या करना चाहिए। छात्रों की समस्याओं को समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। छात्रों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी चाहिए और छात्रों की दैनिक गतिविधियों का निरीक्षण करना चाहिए। उपयुक्त सभी। 18 का राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन, वैसे तो लग रहा है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, लेकिन देखा जाए और आंसर की वगैरह में देखिएगा तो समस्याओं को समझना चाहिए। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको समझना है, ना कि उसको नेग्लेक्ट करना है ना। तो ये हो जाएगा, प्रॉब्लम को समझना है, क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको, आप टीचर हैं तो आपको उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बढ़ाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ पर प्रबंधन है, योग्य शिक्षक है, कुशल प्रशासन, इनमें से सभी। आंसर हमारा होगा यहाँ पर 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर ह्रास कैसे लिखते हैं, ऐसे नहीं होता है, पता नहीं कैसे लिखा जाता है ह्रास, इस तरह से होता है शायद। तो छात्रों की लापरवाही, शिक्षकों की अपरंगता, अभिभावकों की विचारमग्नता और इनमें से सभी। आंसर क्या होगा, ये तीनों कारण हो सकते हैं। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं जिससे कि शिक्षण समझ के क्रियाकलाप के स्तर को बढ़ाए रख, कहाँ गया, जिससे कि शिक्षा का जो एजुकेशन का जो लेवल है वो ह्रास हो रहा है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक करता है। यह शिक्षा शोध हेतु नए मार्ग खोलता है। शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, इनमें से सभी। क्वेश्चन ध्यान से पूछिए, यहाँ पर पढ़िएगा कि मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से मूल्यांकन जो है शिक्षक के लिए किस रूप में सहायता करता है। मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन की यहाँ पर बात की गई है, तो किस प्रकार से ये हेल्प करता है। यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है, सही है। और शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, ठीक है। और शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है। आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है। शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी कैसे संभव है, कौन सा मेथड के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होता है। मेथड्स दिया हुआ है और टीचिंग मेथड का मैं अगला क्लास लेकर के आऊँगी, एक एक मेथड को जानेंगे। वहाँ पर टोटल 16 या 17 मेथड होंगे, तो डिटेल में जानेंगे। पर यहाँ पर मैं इसको बता देती हूँ। प्रयोगशाला विधि, जिसको लेबोरेटरी मेथड कहा जाता है, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, चर्चा विधि और श्रव्य दृश्य साधन द्वारा। श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना, तो ऑडियो विजुअल बोला गया है। तो यहाँ पर शिक्षण में अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए लेक्चर मेथड नहीं यूज़ करेंगे। लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं टीचर्स, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल मेथड भी बोला जाता है, जैसे कि पहले गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम चलता था जिसमें गुरु ही बोलते थे, यानी कि वो लेक्चर देते थे, व्याख्यान करते थे चीज़ों की। तो उसमें स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, वो पैसिव होकर के, निष्क्रिय होकर के बस सुनते थे। इसमें केवल और केवल टीचर ही एक्टिव होते हैं, तो ये नहीं होगा। प्रयोगशाला विधि नहीं होगा। अगर चर्चा विधि नहीं होता तो प्रयोगशाला विधि भी
हो सकता था यहाँ पर। आंसर जो है हमारा होगा ऑप्शन सी, जो कि है चर्चा विधि। इसमें क्या, इसको डिस्कशन मेथड बोलते हैं। तो इसमें बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें स्टूडेंट्स एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? स्टूडेंट्स एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप क्या है? योग्य शिक्षक कोई प्रतिभाशाली बालक है तो शिक्षा व्यवस्था वहाँ का कैसा हो सकता है? योग्य शिक्षक हो सकते हैं, विशिष्ट विद्यालय हो सकता है, विशिष्ट पाठ्यक्रम हो सकता है। आंसर शुड बी ऑप्शन डी, जो कि है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षा में 10+2+3 पद्धति को किसने प्रस्तावित किया? जो 10+2+3 का पैटर्न था पहले हम लोगों का, और आप सभी भी इसी पैटर्न में पढ़े होंगे, पढ़े ही हैं। तो ये किसने प्रस्तावित किया था? कोठारी कमीशन ने, मुदालियर कमीशन ने, राधाकृष्णन आयोग, और इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है कोठारी कमीशन। आपको थोड़ा सा मेहनत करके यहाँ पर बताना है कि ये इसका ईयर आपको बताना है कि कब से कब तक। मैं बता देती हूँ यहाँ पर 1964 से लेकर के यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जरूर बताइएगा और गूगल में सर्च करके बता दीजिएगा तो आपको भी याद रहेगा। ओके, और ऐसे ही कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का पढ़ना होगा। कुछ कुछ कमीशंस आफ्टर इंडिपेंडेंट और बिफोर इंडिपेंडेंट है, जिससे क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, तो वो भी यहाँ पर मैं कवर करा दूंगी। ठीक है, जैसे कि 1947 के बाद में पहला कमीशन हमारा आया था राधाकृष्णन कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पर फोकस था। वैसे ही कमीशंस आए जो किसी किसी पर फोकस किया गया था, लेकिन कोठारी कमीशन जब आया तब सभी लेवल पर फोकस किया गया था, स्कूल लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल और सभी लेवल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को जानने में शिक्षक का ज्ञान इस विषय से संबंधित है। यानी कि बालकों की जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी की क्या क्या नीड है, साथ ही उनका इंटरेस्ट को जानने के लिए टीचर को किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा है। तो शिक्षा का दर्शन, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन और साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, या फिर एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा का समाजशास्त्र और शिक्षा की राजनीति। आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? तो देखिए, छात्रों की क्या नीड है, वो किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इन सब को जानने के लिए एक टीचर को यहाँ पर शिक्षा का मनोविज्ञान के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मनोविज्ञान में बच्चे कैसे सीखते हैं, है ना, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे तो बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं, और बच्चों के विकास के बारे में, साथ ही इसके अंडर में उनके व्यवहार का भी क्या किया जाता है, यहाँ पर स्टडी किया जाता है। तो शिक्षा का मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एक टीचर को। नेक्स्ट है यहाँ पर शिक्षा क्या करती है, यानी कि जो एजुकेशन है, हम लोग बहुत बोलते हैं ना एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, एजुकेशन ऐसा है, एजुकेशन वैसा है, यहाँ का एजुकेशन अच्छा है, वहाँ का वैसा है। तो ये है क्या चीज़ और काम क्या करती है? तो संस्कृति का संरक्षण करती है, यानी कि जो हमारा कल्चर है, हमारी कल्चर है, उसका वो प्रिजर्व करता है। साथ ही संस्कृति का हस्तांतरण करती है, ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर, या फिर संस्कृति का विकास करती है। उपरोक्त तीनों कार्य करती है। तो ये तीनों ही कार्य जो है ना शिक्षा करती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और शिक्षा हमें अपनी संस्कृति के जितने भी वैल्यूज़ होते हैं, परंपराएं होती है और ज्ञान के बारे में हमें सिखाती है ना। और संस्कृति को, जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है यहाँ का, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक पहुँचाने में भी हमारी मदद कौन करती है? तो शिक्षा के द्वारा ही ये कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक हैं। शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक कौन है? हर्बर्ट, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, उपयुक्त सभी। आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का, पियाजे का, चैपमैन का, B.F. स्किनर का। तो सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बोला गया है लर्निंग को। तो ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। जब आप लर्निंग पढ़ेंगे, लर्निंग के बारे में कि क्या है, फीचर क्या क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को इफेक्ट करता है, तो उसमें आपको ये डेफिनेशन मिलेगा। क्योंकि ये खुद से लिखा गया नहीं है, ये वुडवर्थ जो है
साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 तो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट है कि छात्रों को अभी प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय क्या है। अगर आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आप यहाँ पर उपाय करेंगे, कौन सा अच्छा है। नवाचारों का प्रयोग करना, अच्छा भाषण देना, अच्छा भाषण दे के बस कुछ पल के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोटिवेट कर सकते हैं। अभिभावकों से शिकायत करना, आप शिकायत नहीं करेंगे, अगर शिकायत कर देते हैं तो बच्चे डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो आप इनोवेशन यानी कि नवाचारों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम का विश्लेषण, अर्थपूर्ण सामग्री, सार्थक सामग्री, तार्किक सोउद्देश्य या फिर यहाँ पर ऑप्शन डी। तो 30 का आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। और आज 30 क्वेश्चंस थे और 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए आप लोग ज़रूर बताइएगा। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा, जो कि इसी चैनल का नाम है। अपना नोटबुक्स करके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। वहाँ पर और भी पीडीएफ मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कराई हूँ। 2 ईयर का पेपर ज़रूर देखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो सके, प्रैक्टिस कर सके। और जैसे एग्ज़ाम डेट दिया गया है नोटिफिकेशन में कि 20 अप्रैल को तो एग्ज़ाम होगा, इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन करिए और अच्छा नंबर लाइए जिसमें आप चाहते हैं उस कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। ठीक है, मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके।